हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म का एक नया वीडियो, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे लिबरल रेवोल्यूशन। तो लिबरल्स रेवोल्यूशन क्या था? लिबरल्स हम जानते हैं रशिया के अंदर मिडिल क्लास लोगों का, वर्किंग क्लास लोगों का एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ था और उन्हीं को लिबरल्स कहा जाता था। तो लिबरल्स मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, एलाइट्स थे, प्रोफेसर्स, टीचर्स, क्लर्क्स, इस तरह के और भी लोग, प्रोफेशनल लोग। अब इन्होंने फ्रांस के अंदर एक रेवोल्यूशन चलाया जिसको जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। द नेम ऑफ द रेवोल्यूशन इज जुलाई रेवोल्यूशन। और जुलाई रेवोल्यूशन के अंदर 1830 के अंदर फ्रांस में क्या करा, जैसे हमने देखा था कि 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, जिसके अंदर फ्रांस के अंदर बर्बन डायनेस्टी डिपोज करी गई थी लुइस चार्ल्स को, और लुइस चार्ल्स को दोबारा से हटाकर किसको चेंज कर दिया? लुइस फिलिप। तो ध्यान रखना, एमसीक्यू आ सकता है इससे एक नंबर का कि जुलाई रेवोल्यूशन क्या था। जुलाई रेवोल्यूशन का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर लुइस चार्ल्स को हटाकर किसे डिस्प्लेस कर दिया? लुइस फिलिप को ले आए। बेल्जियम यूनाइट हुआ कहाँ से? नीदरलैंड से। नीदरलैंड से बेल्जियम नाम की एक छोटी सी कंट्री सेपरेट होकर इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो ये पार्ट था लिबरल रेवोल्यूशंस का, और लिबरल रेवोल्यूशन का ही पार्ट है ग्रीस के अंदर, जैसे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। तो ग्रीस जो है एक छोटी सी कंट्री है जो ईस्टर्न यूरोप में पाई जाती है, और ग्रीस के अंदर ज़्यादातर क्रिश्चियंस रहते हैं। लेकिन इस ग्रीस को रूल कर रहा था ऑटोमन एम्पायर, जो कि एक मुस्लिम एम्पायर है। कब से? सिंस 15th सेंचुरी से इस पर रूल कर रहा था। तो क्या था, अब ये क्रिश्चियंस हैं सारे, लेकिन रूल कौन कर रहा है? मुस्लिम एम्पायर। तो इनके बीच में अनबन थी कि हम मुस्लिम एम्पायर को हटा दें और क्रिश्चियंस के ऊपर क्रिश्चियंस का ही रूल चले। तो इस ग्रीस को सपोर्ट कर रहा था वेस्टर्न यूरोप, और वो सारे ग्रीक लोग जो एग्जाइल में थे ग्रीस से, जिनको निकाल दिया गया था। अब ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन करते हैं, जिसके बाद इसको क्या मिलती है? ग्रीस को इंडिपेंडेंस। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे जुड़े हुए। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू होता है 1821 में, और कैसे इसको सपोर्ट मिलता है? दोज ग्रीक्स विच आर लिविंग इन एग्जाइल। एग्जाइल मतलब जिन्हें देश से निकाल दिया गया था राजाओं ने, और वेस्टर्न यूरोप भी सपोर्ट कर रहा है। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म स्पार्क्ड ए रेवोल्यूशन फॉर यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीस। मतलब कि जब यूरोप के अंदर रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आया, कि रेवोल्यूशन चले नेशनलिज्म लाने के लिए, तो उससे यहाँ के लोगों को एक स्पार्क मिलती है, एक चिंगारी मिलती है कि क्यों ना हम भी ग्रीस को यूनाइट कर लें। ठीक है, तो ग्रीस के अंदर जैसे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आया, तो ग्रीस ने भी उसको अपनाने की बात कही। और कुछ पॉइंट ने एक बात कही थी, ये एमसीक्यूज के अंदर काफी आया, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, कि ग्रीस इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो यूरोप की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो कहां से स्टार्ट हुई? ग्रीस से। ठीक है, जैसे तुम पढ़ते हो ना कहीं पर किसी वर्ड का मीनिंग कि दिस इज मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड, तो ग्रीक बहुत पुरानी लैंग्वेज, क्योंकि बहुत पुरानी सिविलाइजेशन भी है। तो यूरोप की सिविलाइजेशन सबसे पुरानी कौन है? ग्रीस। इसलिए कहा जाता है क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन की जड़ें कहां पर हैं? ग्रीस के अंदर। अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। मुस्लिम एम्पायर कौन सा था? ऑटोमन एम्पायर, जिसके खिलाफ चलाया, जो 15th सेंचुरी से यहाँ पे रूल कर रहा था। अब यहाँ पर एक सपोर्ट की बात दिखा रखी कि इंग्लिश पॉइंट, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड का एक पॉइंट है लॉर्ड ब्रायन। लॉर्ड ब्रायन अपनी सारी पोइट्री को बेचकर फंड इकट्ठे करता है, और उस फंड के पैसे को किसको देता है? ग्रीस को, जिससे वो अपने वॉर के अंदर लगा सके। और वो वॉर में भी जाता है, लेकिन वॉर में जाने के बाद वो 1824 में मर जाता है फीवर की वजह से। तो बड़ी अजीब सी बात है कि वो फीवर की वजह से मर जाता है, क्यों मेंशन करा, बट देयर इज मेंशन। वॉर में नहीं लड़ता हुआ मरा, फीवर से मरा। और 1832 के अंदर जब ग्रीक वॉर चलता रहा, फिर 1832 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कॉन्स्टेंटिनोपल बड़ा ही लंबा नाम है, और यहाँ पर एक जगह का नाम है। ये जैसे दिल्ली, यूपी जगह होती है ना, ऐसी यहाँ पर ग्रीस के अंदर एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल, और वहां पर ट्रीटी होती है ऑटोमन एम्पायर और ग्रीस के लोगों के बीच में कि ग्रीस को क्या कर दिया जाए? इंडिपेंडेंस। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बाय विच ट्रीटी ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस? तो यू मस्ट बी रिमेंबर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अगला टॉपिक है हमारे पास रोमांटिज्म। अब ये रोमांटिज्म क्या था?
ये रोमांटिज्म वर्ड बना है रोमांटिक, किसने बनाया? रोमांटिक आर्टिस्ट ने। और रोमांटिक आर्टिस्ट मतलब रोम के आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट फ्रॉम रोम। ये कल्चरल मूवमेंट था। कल्चरल मूवमेंट मतलब लोगों को यूनाइट करना ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। तो इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग आइडिया ऑफ नेशन, तो लोगों में एक आइडिया देना किस चीज का? नेशन का, कि देश नाम की कोई चीज होती है और तुम देश के पार्ट हो और तुम्हें देश के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए, देश के लिए रेवोल्यूशंस करनी चाहिए। और किसके थ्रू आइडिया देना चाहा? आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक। मतलब लोगों को जोड़ो, किसकी मदद से? आर्ट की मदद से, पोइट्री, स्टोरीज और म्यूजिक की मदद से लोगों को जोड़ने की कोशिश करी जाए। जैसे हम भांगड़े से जोड़ सकते हैं सरदारों को, ठीक है, और कथक से जोड़ सकते हैं यूपी के कुछ कथाकारों को। ऐसे ही डांस फॉर्म्स देखें, कुचिपुड़ी और बहुत सारे हमारे देश के अंदर होता है ना, कथक वगैरह, इन सब से उनके लोगों को जोड़ा जा सकता है उस एरिया के, क्योंकि वो उनके लिए क्या है? फोक कल्चर। तो लोगों को कल्चर से जोड़ने की बात कही यहाँ पर। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट्स क्या कहते हैं? देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजंस एंड साइंस, कि साइंस और रीजंस पर ही जोर मत डालो, तुम किस पर जोर डालो? लोगों के इमोशंस पर, इंट्यूशंस पर और मिस्टिकल फीलिंग। जैसे कि हमारे देश में गाना सुना होगा तुमने, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। अब इस गाने को सुनने के बाद तुम नोटिस करते हो कि रियलिटी में आंख में आंसू आ जाते हैं और हमारा मन करता है कि हम भी सैनिक बने और हम भी देश की सेवा करें। तो ऐसे ही फीलिंग तुम्हारे अंदर लाने की कोशिश करी जाती है रोमांटिज्म से, क्योंकि उसके अंदर म्यूजिक की मदद से लोगों में क्या भरा जाता है? देश के लिए जोश, ना कि साइंस और फैक्ट्स। कोई तुम्हें फैक्ट नहीं बताए जाएंगे कि देश को बचाना किस लिए जरूरी है, बस तुम्हें जोड़ा जाएगा कि धरती तुम्हारी माता है या धरती के लिए लड़ो क्योंकि धरती सब कुछ है। उसमें आर्ट्स, म्यूजिक, तुम यहाँ पर पैदा हुए, तुम्हारा कल्चर सेम है, तुम्हारी हेरिटेज सेम है, इन सब चीजों से जोड़कर तुमको जोड़ा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का। ये जोहान गॉटफ्रीड, नाम ध्यान रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, कि इन्होंने ये जर्मन कल्चर के लिए काम करा और दो शब्द दास वोक और वॉक जीस्ट, दास वोक इन्होंने किस चीज के लिए कहा? कॉमन पीपल के लिए। कॉमन पीपल के लिए एक शब्द इस्तेमाल करा उन्होंने, दास वॉल्क। और वॉक जीस्ट मतलब है द स्पिरिट ऑफ नेशन। इन शब्दों का ध्यान रखना, एग्जाम में एमसीक्यूज बन सकते हैं इसके ऊपर। दास वॉक लिख कर आएगा और ये दे रखा होगा कि ये बताओ दास वॉक का मीनिंग क्या है? 4 शब्दों में से एक ये भी होगा। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि कॉमन पीपल को जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड ने किस नाम से डिनोट करा था? तो दास वॉक और वॉक जीस्ट। तो ये सारे टर्म्स थे जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। थैंक यू।